हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू रीडिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द फर्म एंड मार्केट स्ट्रक्चर्स। बहुत ही ज़बरदस्त ये एक रीडिंग है। मज़ा आएगा आपको इस रीडिंग को करने में, इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए। एंड यस, आई वुड से सम्स यहाँ पे कम है। इंस्टीट्यूट की मैट में भी सिर्फ 19 सवाल हैं जो देखने को मिलेंगे आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में। सो या रिलेटिवली आई वुड से सम्स कम हैं, बट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन गोज विदाउट सेइंग, जिन्होंने पहले कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है। शायद कुछ चीज़ें उनको याद हो नहीं हो, अलग बात है, बट लेट मी टेल यू दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं एकदम जीरो लेवल से आपकी तैयारी कराऊंगा। सो अगेन दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल, लेकिन आपको भी उतना ही एफर्ट देना है। सो इधर एफर्ट की दरकार है, ये मैं बता देता हूँ। एंड वी आर नाउ डाइविंग इनटू सम क्रूशियल आई वुड से कॉन्सेप्ट्स। तो आपको एकदम ध्यान देना है, फुल ऑन कंसंट्रेशन करना है, एंड बाद बाकी तैयारी तो आपकी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ही हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है हमारा पार्ट ए। अच्छा, यहाँ पे आपको ये बता दूं मैं दैट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लर्निंग आउटकम वाइज, बिकॉज बहुत ही छितरा हुआ कंटेंट है इस रीडिंग में। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन वन मार्केट स्ट्रक्चर एट अ टाइम। जैसे हमने अगर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट स्ट्रक्चर लिया तो पूरा परफेक्ट कंपटीशन फिनिश करने के बाद ही हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ऑलिगोपोली की तरफ बढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है वो भी समझाऊंगा और सब इसी पे बात होगी। सो वी आर डेफिनेटली नॉट गोइंग बाई लर्निंग आउटकम वाइज, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक ड्रिफ्ट लिया है, थोड़ा सा एक आपको अलग तरह से पढ़ाने का चेष्टा किया है, एंड आई होप यू वुड लाइक इट। शुरुआत करते हैं पार्ट ए से, विच इज रिलेटेड विद परफेक्ट कंपटीशन। तो मैं आपको बता दूं परफेक्ट कंपटीशन क्या है। अच्छा एग्जांपल लूंगा तो शायद आपको समझ में भी आएगा। वेल, परफेक्ट कंपटीशन आई वुड से एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां सबके प्रोडक्ट एक जैसे हैं एंड इट डजंट मैटर कि आप किससे ले रहे हो किससे नहीं ले रहे हो। दे आर ऑल डीलिंग इन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ये बात ध्यान रखना, आइडेंटिकल मतलब एकदम एक जैसे से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है प्रोडक्ट में। एंड ये होता है परफेक्ट कंपटीशन, जहां पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं और बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है बिस्किट मार्केट। अगर मैं बताऊं, मान लो ब्रिटानिया की बिस्किट है जो आपको पसंद है, ठीक है। अब मैं बताता हूं परफेक्ट कंपटीशन कहां आएगा। आपको ब्रिटानिया की बिस्किट पसंद है, लेकिन ब्रिटानिया की बिस्किट का जो पैकेट आता है वो हर दुकान में तो एक जैसा सा ही पड़ा है ना। इन द सेंस, एक दुकान में अगर आप ब्रिटानिया मैरीगोल्ड देख रहे हो तो दूसरे दुकान में भी वैसा ही ब्रिटानिया मैरीगोल्ड है। उनके पास कोई अलग बेटर प्रोडक्ट नहीं है, सबके पास एक जैसा सा प्रोडक्ट है। गॉट द पॉइंट। जब एक जैसा सा सबका प्रोडक्ट होता है तो उस सिचुएशन में, और बहुत सारे सेलर्स भी हैं मार्केट में, बहुत सारे बायर्स भी हैं, तो उस सिचुएशन में वो परफेक्ट कंपटीशन बन जाता है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब हो गया कि ऐसी सिचुएशन जहां पे किसी के भी पास प्राइसिंग पावर नहीं है, यानी कि कोई भी मन से अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा करके फिर भी मार्केट में बहुत पैसे छाप लेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। लॉन्ग रन में देखा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकता है कोई भी। नॉर्मल प्रॉफिट्स मतलब अपने हक में जितना है बस उतना ही। लास्ट रीडिंग में बताया था मैंने कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, यू विल मेक प्रॉफिट बट एट अ रीजनेबल लेवल। तो ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। अब अगर आप कभी भी किसी भी जनरल स्टोर को देखेंगे और वहां देखेंगे कि वो बिस्किट्स बेच रहा है, तो आप ये समझ लेना कि वो लोग अफलातून पैसे नहीं बनाएंगे लॉन्ग रन में। दे कैन मेक गुड प्रॉफिट्स इन शॉर्ट रन, दे कैन मेक नॉर्मल प्रॉफिट्स इन लॉन्ग रन, लेकिन उससे ज्यादा उनके लिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? पहला कारण है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वो आइडेंटिकल हैं, सबके पास एक जैसे सही प्रोडक्ट हैं। सो दे हैव नथिंग विच कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर्स। दूसरा, मार्केट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। एवरीबडी इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, जिसकी वजह से देयर इज नो प्राइसिंग पावर। किसी के भी पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। फिर भी इस मार्केट में लोग प्राइसिंग पे ही लड़ सकते हैं। इन द सेंस, 30 रुपए की चीज 29 रुपए में कोई दुकान देगी तो शायद कुछ लोग ज्यादा उससे खरीदेंगे और कोई मेजर फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। बस इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जांपल बताया। बट अब इकोनॉमिक्स से हमें समझना है कि एक परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, एंड वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो बातें मैंने आपको बोली वही सब बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं वो आइडेंटिकल नेचर के होते हैं। तीसरा, देयर इज मिनिमल बैरियर टू एंट्री, यानी कि अगर आप भी एक जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो दैट इज एंटायरली पॉसिबल। आपको कोई रोक नहीं रहा है, एक स्टोर लेकर के बैठिए, सारे प्रोडक्ट्स आप डिस्प्ले में लगा लीजिए, आपका भी बिजनेस चालू।
थर्ड है देयर इज नो प्राइसिंग पावर, किसी के भी पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। फिर भी इसके अलावा नो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। इसका मतलब मैं बताता हूं, नॉन प्राइस कंपटीशन का बेसिक सबसे बड़ा मतलब होता है एडवर्टीजमेंट। गॉट द पॉइंट? आपने क्या बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए देखे हैं किसी जनरल स्टोर के? ठीक है, कोई जनरल स्टोर क्या बैनर्स लगाता है कि हमसे लीजिए हमसे लीजिए? नहीं लगाता भैया, चाहे वो जितना भी किफायती हो, चाहे वो कितना भी हो, लेकिन वो कभी भी लड़ाई एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे नहीं करता। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई इनके पास में कोई अलग प्रोडक्ट है ही नहीं। उनके पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में हर जगह आपको मिलेंगे। द ओनली थिंग इज कि शायद ये थोड़ा सा किफायती है, थोड़ा सा प्राइस बेस में कम कर देंगे, 30 रुपए की चीज 29 में, 25 की चीज 24 में, एंड इस वजह से हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम गेन कर ले। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह ये लोग नहीं करते। सो देयर इज नो नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, यानी कि जो भी कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में वो होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन वुड नॉट बी देयर इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारे रिलेट करने को मिले एंड आप परफेक्टली इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हो। अब एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां मैंने हेडिंग जरूर दी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आई वुड से इट्स नॉट एक्चुअली परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन कहां शुरू होगा मैं आपको बताऊंगा। एज ऑफ नाउ बस आप इतना समझो कि ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है बट नॉट रिलेटेड विद परफेक्ट कंपटीशन। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है? आप भी चाहो तो अपने नोट्स में इसको ठीक कर सकते हो। ये परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड नहीं है, इट इज जस्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब मैं कह सकता हूं कि ये वो एलिमेंट है जो कि टेक्निकली होना चाहिए था हमारा इससे पहले वाले रीडिंग में, बट इंस्टीट्यूट ने फॉर सम रीजन यहां डाला है। कोई बात नहीं, हम यहां से पढ़ लेते हैं, क्या कुछ बुरा थोड़ी ना हो रहा है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एक मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। तो अगर मैं मार्केट डिमांड कर्व की बात करूं तो ये कुछ नहीं भैया, पूरे एग्रीगेट मार्केट का एक डिमांड कर्व होता है। यानी कि इट इज नॉट अ डिमांड कर्व फॉर अ पर्टिकुलर फर्म बट फॉर द एंटायर मार्केट। अगर हम कोई भी मार्केट की बात करें, वेदर इट बी परफेक्ट कंपटीशन और इट बी मोनोपोली और इट बी ओलिगोपोली और इट बी एनी मार्केट, तो उन सभी में मार्केट डिमांड कर्व यूजुअली आपको एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिलता है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं इसके, इनफैक्ट परफेक्ट कंपटीशन अपने आप में एक एक्सेप्शन है, बट यहां पे मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाना है। मैं आपको अभी कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर के स्पेसिफिक बातें नहीं बता रहा हूं, मैं जनरली बता रहा हूं दैट जनरली अ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब आप सोच ही रहे होंगे भैया डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है, समझाइए। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बेसिकली, पहला तो ये समझ लीजिए एक डिमांड कर्व क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए है। एक डिमांड कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। It is a graphical relationship between price and quantity. And demand curve लगभग कुछ ऐसा नजर आता है। कभी कभी कुछ बुक्स में आपको दिखेगा कि वो एक्सिस टच नहीं करता है। Obviously that is entirely possible, वो भी हो सकता है, ठीक है? अब एक्सिस टच नहीं कर रहा है ऐसा भी डिमांड कर्व बन सकता है, बट ये एक डिमांड कर्व है। बेसिकली आपको जो यहाँ पे मेन चीजें नोटिस करनी है वो ये है कि इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है। अब आप इसका रीजन अगर मुझसे पूछेंगे भैया ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है या क्यों है, तो उसका कारण यही है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स इज एक्चुअली इनवर्सली रिलेटेड। यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटता है और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। यह आमतौर पे देखने को मिलता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमांड। तो ऐसी सिचुएशन में इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो उनके बीच में जब आप एक रिलेशनशिप ड्रॉ करोगे तो लाइन हमेशा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, ठीक है? जिनको ज्योमेट्री समझ में आती है उनके लिए फटाक से समझ में आ गया होगा उनको ये बात। जिनको नहीं समझ में आती, टेक इट एज अ फैक्ट, ये सीखने की चीज है एक्चुअल में, ठीक है? इनवर्स रिलेशनशिप की लाइनें हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, एंड अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है तो लाइनें हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है। ये आप थोड़ी देर में सीख जाओगे और भी। तो वापस ये चीज हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी उसको रिवाइज कर रहे हैं कि भैया क्या कारण है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। तो देखो उसका दो कारण है, एक है इनकम इफेक्ट और एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम इन दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों को मिलाकर के प्राइस इफेक्ट बोलते हैं। सो आई वुड नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम हियर। आपको ये समझाया गया है लास्ट रीडिंग में, अगर याद नहीं आ रहा लास्ट रीडिंग वापस रिकैप कीजिए। तो ये था प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दोनों की वजह से देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड दैट बेसिकली लीड्स टू अ मार्केट डिमांड कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग इन शेप, ठीक है? चलो ये काम हुआ।
अब यहाँ एक चीज नोटिस करने लायक है, वो ये है दैट दिस इज अवर इक्वेशन हियर, ठीक है। ये इक्वेशन अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज, आई वुड से, ऑफ द नेचर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आई एम श्योर आप सब ने पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये आप सब ने ऐसी एक इक्वेशन जरूर पढ़ी होगी। ये इक्वेशन होती है ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन की। इस स्ट्रेट लाइन में अगर मैं बताऊं तो x जो होता है वो हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड जो y होता है वो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? अगर यहां पे मैं आपको a और b भी बताऊं तो वो भी मैं बता सकता हूं। a को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट और b को हम बोलते हैं स्लोप। a इज द इंटरसेप्ट एंड b इज द स्लोप। जिनको अब ये बात समझनी है उनको बता दूं, ये वाला जो लेवल होता है इसको हम कहते हैं a विच इज इंटरसेप्ट, एंड ये जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं स्लोप। क्लियर है? सो वी हैव इंटरसेप्ट एंड स्लोप हियर, एंड इन दोनों चीजों को मिला करके हमारा ये पूरा लाइन बनता है। ठीक है, ये स्लोप का साइन आपको बताएगा कि लाइन किस तरह का शेप लेगी या किस तरह का इसका स्लोप होगा। अगर ये प्लस में है इसका मतलब लाइन विल बी अपवर्ड स्लोपिंग, और अगर ये माइनस है जैसे कि यहां पे है देन लाइन विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि द स्लोप हियर विल बी नेगेटिव। ये चीज क्या हम यहां नोटिस कर सकते हैं? हाँ भैया, एकदम नोटिस कर सकते हैं। ये है हमारा स्लोप यानी कि हमारा b, और ये जो है ये है हमारा a। सो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो b की वैल्यू माइनस में आ रही है, -0.5। b की वैल्यू -0.5 है, which basically proves that yes, the demand curve will have a downward slope. बात समझ में आई? एक बार फिर से आप देख लीजिए, I have taken a hypothetical equation here which is 10 minus 0.5 QD. Got the point? अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है जरा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे आपको इक्वेशन जो दी हुई है वो है P is equal to 10 minus 10 0.5 QD। अब यहाँ पे क्लियरली ये नहीं बोल सकता मैं कि इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, क्योंकि इसको देख के ऐसा लगेगा आपको कि ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा नहीं होता है, उल्टा होता है एक्चुअली। बट ठीक है, अभी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं जाते हैं, पहले स्लोप पे ध्यान देते हैं। अगर आपको स्लोप एक नेगेटिव स्लोप देखने को मिले देन इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। सो आई एम क्लियरिंग ऑफ एवरीथिंग हियर सो दैट आपको अच्छे से सब कुछ दिखे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। मैं यहां से सब हटा दे रहा हूं ताकि अपना काम सबको दिखे। ओके, सो दैट्स द इक्वेशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, P इज इक्वल टू 10 माइनस 0.5 Q। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैं परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ना मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको। ठीक है, ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग इक्वेशंस पे वर्कआउट करेंगे। जैसे कि नाउ आई एम फोकसिंग इनटू टोटल रेवेन्यू। क्या होता है? तो भैया टोटल रेवेन्यू होता है P इंटू Q, यानी कि आपकी टोटल सेल है ये। और टोटल सेल क्या होती है? आपके हर यूनिट का प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। देखिए, प्राइस पर यूनिट इनटू टोटल क्वांटिटी सोल्ड, दैट्स इट, दैट्स योर टोटल रेवेन्यू माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे P को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन की वैल्यू डाल देते हैं विच इज 10 माइनस 0.5 QD, और उसको QD से मल्टीप्लाई किया तो हमारा लास्ट में रिजल्ट आ रहा है 10Q माइनस 0.5 QD स्क्वायर। इसका काम आएगा आगे, इसीलिए एक बार ये दिखाया मैंने। हालांकि आपको ये याद करने की दरकार एकदम भी नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जस्ट एक डेराइवेशन हम करने वाले हैं, उसके लिए दिखा रहा हूं आपको। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया P का एक इक्वेशन विच वाज 10 माइनस 0.5 QD, एंड देन वी हैड TR जिसमें हम Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इट बिकम्स 10Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर। ठीक है, अभी तक ये हुआ। अब एवरेज रेवेन्यू क्या होती है? तो भैया एवरेज रेवेन्यू के लिए ना वी एक्चुअली डिवाइडेड बाय Q। सो अगर मैं यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू बताऊं तो उसका फॉर्मूला होता है AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय Q। AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई Q। तो अब मेरा जो TR आया था उसी को मैं डिवाइड बाई Q करूंगा। तो यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापस वही आ जाएगा। ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वापस वही आ जाएगा। यानी कि जो प्राइस का वैल्यू था वही AR का वैल्यू आ रहा है। आप प्लीज ये चीज नोटिस कीजिएगा दैट अपना प्राइस का जो वैल्यू है वही वैल्यू अपना AR का आ रहा है। सो कैन आई डिड्यूस वन थिंग राइट नाउ? क्या मैं एक बात आपको बोल सकता हूं दैट AR इज इक्वल टू P? क्या मैं आपको ये बात बोल सकता हूं AR इज इक्वल टू P? ये आगे बहुत काम आएगा समझने में, इसलिए इसको यही समझ लीजिए। AR इज इक्वल टू P, ये मैंने मैथमेटिकली भी आपको शो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात देखिए, वापस यहाँ पे मैंने प्रॉपर्ली मेंशन किया आपको कि आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड आपका डिमांड कर्व एक जैसा सही दिखेगा, सो यू कैन डिड्यूस दैट योर AR इज इक्वल टू P।
तो मैंने जो बात यहां लिखी थी इसकी दरकार भी नहीं थी, इट हैज ऑलरेडी बीन रिटन। नोट्स आपके एकदम बेस्ट है, तो इन नोट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी हो रहा है आपका। नेक्स्ट अप इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू के लिए अब फॉर्मूला समझना पड़ेगा और थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का आइडिया होना चाहिए। डिफरेंशिएशन पढ़ा आपने बचपन में स्कूल में, देखो उसका एक यूज आएगा बस छोटा सा, जिसको नहीं याद आ रहा है मैं उनको भी सिखा दूंगा, चिंता मत करो। तो अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पहला तो एमआर क्या होता है। सो एमआर एक्चुअल में होता है चेंज इन टीआर बाई चेंज इन क्यू। ये हम सबको पता है, कम ऑन, हमने मार्जिनल सारा पढ़ा है। मार्जिनल हमेशा होता है चेंज बाई चेंज, करेक्ट। सो इट इज चेंज इन टीआर बाई चेंज इन क्यू। अब ये एक्चुअल में जो होता है ना, ये एक डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या होता है? डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब डेरिवेटिव्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको एक चीज रिवाइज कराना चाहता हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होता है 2x। जिसको याद नहीं आया कोई बात नहीं, जिसको याद आ रहा है उनको बस मैं बताता हूं। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। यहां पे एक्चुअली ये जो 2 होता है ये जंप करके आगे आ जाता है, इट बिकम्स 2x। क्लियर है? इसका और एक बार डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 हो जाएगा बाद में, लेकिन वो डबल डिफरेंशिएशन करने पे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने पे यहां पे एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x। ठीक है, अब हमें क्या चीज पे ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि इसको हम यहां कैसे यूज करेंगे। तो बहुत सिंपल है, हम यहां d बाई डी क्यू पता कर रहे हैं। ठीक है, वी आर यूजिंग चेंज इन क्यू ना नीचे, सो वी आर एक्चुअली डूइंग d बाई डी क्यू। एंड हम किस चीज का d बाई डी क्यू करेंगे? हम करेंगे टीआर का। सो टीआर हमारा क्या है? टीआर का वैल्यू है सर हमारा 10q माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। 10q माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। तो मैं आपको बता देता हूं इसकी वैल्यू क्या आएगी। d बाई डी क्यू या डी डी क्यू, जैसे भी आप इसको बोलो, ऑफ 10q एक्चुअल में होता है सिर्फ 10। क्यों? क्योंकि d बाई डी क्यू ऑफ q बिकम्स 1 एंड जो आपका यहां पे वैल्यू है वो बाहर आ जाता है। सो दिस हैज बिकम 10 इंटू 1। ठीक है, अगेन जिन्होंने नहीं पढ़ा है इतना मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा एक चीज मैं बोलूंगा याद करने को, वो याद कर लेना। जिनको मैथ्स में मजा आता है उन्हीं के लिए ये चीज। माइनस, अब एक चीज यहां नोटिस करनी है, सबसे पहले आप इसका जो मैं कह सकता हूं कि इसका कोएफिशिएंट है उसको तो बाहर कर दीजिए 0.5 को। अब आप बताइए व्हाट इज d बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर? इट बिकम्स 2q। इट बिकम्स 2q। तो अब अगर इसको सेटल डाउन करूं, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 10 माइनस q। 10 माइनस q, व्हाट इज 0.5 इंटू 2? इट इज इक्वल टू 1। So it becomes 10 minus q. So this is how you actually derive the equation of MR. ये देखिए MR का, हालांकि अब नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा है MR का इक्वेशन क्या है। आपको चाहिए तो सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है। और जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, मजा आता है और डिफरेंशिएशन वगैरह याद है, भैया ये वो एक सिंपलिस्टिक मैनर, और मैं तो बहुत ज्यादा मैथ्स खुद भी पर्सनली पसंद नहीं करता, बट दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक ये आपको समझ में आ सकता है किस तरह ये पूरा वर्कआउट हो रहा है। क्लियर है? तो ये है अपना ओवरऑल सिचुएशन, हाउ वी हैव डिराइव्ड MR इज इक्वल टू 10 माइनस Q। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, द फॉर्मूला फॉर MR इज चेंज इन TR बाई चेंज इन Q, विच इज एसेंशियली अ डेरिवेटिव्स कॉन्सेप्ट। सो d बाई डी क्यू हम कर रहे हैं ऑफ आवर TR इक्वेशन। TR का इक्वेशन है 10q माइनस 0.5 क्यू स्क्वायर। सो 10q का डेरिवेटिव करने से या डिफरेंशिएट करने से इट बिकम्स ओनली 10, एंड 0.5 क्यू स्क्वायर को करने से इट बिकम्स 0.5 इंटू 2q। सो हमने वहां पे 0.5 इंटू 2 को 1 बना दिया, इट हैज एसेंशियली बिकम 10 माइनस q। गॉट द पॉइंट? तो अपना यहाँ पे MR का इक्वेशन आ चुका है। MR का डेफिनेशन आपके लिए दिया हुआ भी है, इट इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाई सेलिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब देखो सारी इक्वेशंस आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए मार्केट डिमांड कर्व की, आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए TR की, AR की एंड MR की, ठीक है। आपको एक चीज मैं बता दूं, ये इक्वेशंस ऑब्वियसली कांस्टेंट नहीं है, इक्वेशंस अलग अलग आ सकती हैं और किसी भी तरह की आ सकती है एग्जाम में। आपको बस प्रिपेयर्ड रहना है कि आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो। और एक चीज और नोट करनी है, छोटी सी चीज नोट करनी है, वो ये है कि MR की और P की अगर हम बात करें तो दोनों इक्वेशन लगभग एक जैसे से हैं। इनमें क्या खास बात है ये प्लीज आप नोट करें। नोट करें, अगर लिखना पड़े तो प्लीज लिख लीजिएगा कहीं पे। MR और P दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप है वो देख के समझा जा सकता है। क्या क्या समझा जा सकता है, एक बार मैं आपको बताता हूं।
मैं आपको बताता हूं, अगर मैं यहां देखूं अपना MR में, तो इसका इंटरसेप्ट जो है वो है 10, एंड अगर मैं अपनी प्राइस की इक्वेशन को देखूं या डिमांड कर्व को देखूं तो उसका भी इंटरसेप्ट क्या है, 10. सो बोथ शेयर कॉमन इंटरसेप्ट. बट अगर मैं यहां पे स्लोप देखूं तो यहां पे स्लोप है 1, बाय डिफॉल्ट द स्लोप इज 1, एंड यहां पे स्लोप कितनी है, 0.5. दोनों ही माइनस स्लोप में है, लेकिन प्राइस का जो स्लोप है वो आधा है एज कंपेयर टू MR का स्लोप. MR में स्लोप की वैल्यू है 1, क्लियर है, वहीं पे अपने यहां पे स्लोप की वैल्यू है 0.5. दोनों माइनस में है, लेकिन इंटेंसिटी MR की ज्यादा है. अब इसका इन्फ्रेंस क्या होता है भैया, ये सिखाइए, इसका मतलब क्या होता है. इसका मतलब मैं सिखा रहा हूं आपको, कुछ लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये कॉन्सेप्ट. ओके, ऐसे बनती है MR कर्व, और कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, बट ठीक है, मैं फिर भी अपना ट्राई करूंगा. अब देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर मैं यहां पे एक MR कर्व भी इस डायग्राम में प्लॉट करना चाहूं, तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से होगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट MR का जो स्लोप है वो पहले से डबल हो जाएगा. अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं समझाता हूं. यहां पे जो भी स्लोप का वैल्यू रहा होगा, सपोज करो द स्लोप वाज 0.5, तो यहां पे जो स्लोप है दैट विल बिकम 1. ठीक है, मैं न्यूमेरिकली वही समझा रहा हूं जो आपका है. आपका स्लोप का वैल्यू बदल जाएगा. पहले जो स्लोप था आपका और अब जो स्लोप है, पहले वाला देखिए थोड़ा कम तिरछा था, और अब ये थोड़ा ज्यादा तिरछा हो गया, स्टीपर हो गया है. सो MR का जो स्लोप है वो स्टीपर होगा, एंड इनफैक्ट इट विल बी डबल द डिमांड कर्व. ये है मेरा डिमांड कर्व. डिमांड कर्व का स्लोप विल बी हाफ द MR कर्व, एंड दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि इंटरसेप्ट ऑन दी वाई एक्सिस वुड बी सेम पॉइंट. दोनों का इंटरसेप्ट वुड बी सेम. क्यों? क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 10. तो अगर इसकी वैल्यू है 10, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है 10, लेकिन दोनों कर्व्स में स्लोप का अंतर है. ठीक है, एक और चीज मैं अभी सिखा देता हूं ताकि आगे आपको फायदा हो उसका. वो बात यह है कि अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन सीधी खींचूं ऊपर की तरफ, तो ये लाइन आपके डिमांड कर्व को परफेक्टली बाइसेक्ट कर देगी. बाइसेक्ट बहुत दिन बाद लिख रहा हूं, स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो जाए. बाइसेक्ट कर देगी. ठीक है, इसका मतलब इट विल डिवाइड योर डिमांड कर्व इनटू 2 हाफ्स. ये पूरा ज्योमेट्री का कमाल है. ठीक है, आपको ज्योमेट्री अगर पसंद है, यू वुड लव इट, कि अरे यार ये मजा आ रहा है समझने में, क्योंकि मैं इंटरसेप्ट, स्लोप, उसको किस तरह डायग्राम में देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, सब समझा रहा हूं. बट इन केस आपको नहीं मजा आएगा इसमें, या आपको ज्योमेट्री पसंद नहीं है, शायद आपको थोड़ा दुखदाई लगे, प्लीज 5 मिनट मुझे बियर कर लीजिए, सिर्फ 5 मिनट, देन वी विल गेट बैक टू अवर इकोनॉमिक्स. ठीक है, अगेन आपको समझा दूं. देखिए, इंटरसेप्ट अपना 10 था, स्लोप जो था डिमांड कर्व का वो 0.5 था. फॉर MR माई स्लोप हैज एक्चुअली डबल्ड. अब जब स्लोप डबल होगी तो हमारी जो मैं कह सकता हूं स्टीपनेस है वो बढ़ जाएगी. पहले स्टीपनेस कम थी, अब स्टीपनेस काफी ज्यादा है. एंड यस, यू हैव सीन राइट, MR का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसको नीचे तक एक्सटेंड किया है. बट फॉर अ डिमांड कर्व इट इज नॉट पॉसिबल. दूसरी बात, MR जहां पे 0 टच होता है, वेयर MR इज इक्वल टू 0, एट दैट पॉइंट योर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विल एक्चुअली कट योर डिमांड कर्व इनटू 2 हाफ्स. यानी कि आपका A और आपका B दोनों का जो साइज होगा वो सेम होगा. यानी कि ये भी कह सकते हैं दैट एट दिस पॉइंट E इज इक्वल टू 1, इफ यू नो व्हाट आई मीन. ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि एक डिमांड कर्व के एकदम मिड पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी होती है यूनिटरी इलास्टिक. याद नहीं आया तो मैं अभी रिवाइज करा दूंगा. ठीक है, सो ये कुछ बातें थी जो मुझे समझानी थी, एंड ये बातें यहां से रिलेटेड है. MR, TR, AR और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है, और MR और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है. आई होप मैं आपको ये समझा पाया. ठीक है, ये भी बोलना गलत नहीं होगा दैट दिस डिमांड कर्व इज ऑल्सो अवर AR कर्व एज वेल. AR और डिमांड कर्व का तो कर्व ही सेम होता है, बिकॉज दोनों की अगर आप इक्वेशंस देखेंगे दोनों मैच होती है. दिस इज माई प्राइस एंड दिस इज माई AR. सो दोनों सेम है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. सो दोनों का जो कर्व भी होगा वो सेम ही होगा. ठीक है, सो दैट्स इट. अपना ज्योमेट्री वाला पार्ट सारा हो गया. अब इलास्टिसिटी मैंने लास्ट क्लास आपको जो पढ़ाया था वो सारी चीज यहां पे रिपीटेड है. अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से नहीं देखी तो ही आपको याद नहीं आएगा, बट अदरवाइज मुझे लगता है याद आएगा. द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज दैट द प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. हाँ, एक चीज है कि ये हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे आगे मैंने माइनस पुट किया हुआ है. नाउ द वैल्यू रेंज इज गिवन. अच्छे से सारी रेंज दी हुई है, आप आराम से सब चीज को देख ले सुकून से, यू विल गेट एवरीथिंग.
फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी भी अच्छे से आपको मैंने समझाया था कि अगर क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे आपके प्रोडक्ट के तो आपकी इलास्टिसिटी विल बी हायर, अगर ग्रेटर शेयर ऑफ कंज्यूमर इनकम इज बीइंग स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट देन द इलास्टिसिटी विल बी हायर, इलास्टिसिटी विल बी हायर इन द लॉन्ग रन एज वेल। एंड ये भी चीज है अलोंग द डिमांड कर्व प्राइस इलास्टिसिटी इज हायर फॉर हायर प्राइसेस, जैसे जैसे प्राइसेस ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस चीज को हमने सारे पॉइंट्स को हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। सो दैट वाज इट फॉर द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पेज कवर किया है जिसमें आई वुड से परफेक्ट कंपटीशन का सिर्फ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ही पढ़ा है एंड साथ ही साथ हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के कई सारे बेसिक चीजों को आज टटोला है। अगर आप इन सब चीजों को नहीं जानते थे तो आई थिंक इट वाज अ स्प्लेंडेड क्लास फॉर यू, जानते थे तो और भी अच्छी बात है। नाउ वी विल गेट इनटू अवर चैप्टर, अभी वार्म अप बोल सकते हैं ये रीडिंग का हुआ है। नाउ वी विल गेट इनटू अ फुल फ्लेजेड क्लास और परफेक्ट कंपटीशन पे आप डिटेल में बात करना शुरू करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑनवर्ड्स। सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए प्लीज पढ़ाई करते रहें एंड अपनी सेहत का ध्यान रखें। बाय बाय।